सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। तो आज हम फेसबुक लाइव के माध्यम से यहाँ पर 10वीं कक्षा के अंग्रेजी विषय पर आपकी समस्याओं को, आपकी जिज्ञासाओं को हल करने के लिए है। मेरे साथ यहाँ पर है आदरणीय मोहन राय सर। आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत कम समय बचा है और आपकी परीक्षाएं 7 फरवरी से शुरू होने जा रही हैं। यानी हमारे पास केवल 50 डेज हैं और इन 50 डेज में हमें एक बड़ा टारगेट अचीव करना है। इसीलिए फेसबुक लाइव हर विषय के लिए प्रतिदिन हम यहाँ से रिले कर रहे हैं विक्टर सर के माध्यम से। कल गणित का था और कुछ तकनीकी प्रॉब्लम की वजह से कल हमारा लाइव नहीं हो पाया था। आज हम अंग्रेजी विषय के लिए राजेश जैन जी, हेलो। मैं सभी से अनुरोध करूंगा छात्रों से कि कमेंट बॉक्स का भरपूर प्रयोग करें और कमेंट बॉक्स में अपने जो भी आपकी समस्याएं हैं उसको आप बताएं, क्योंकि हमारा फेसबुक लाइव 1 घंटे का होता है और हम चाहते हैं कि आपकी समस्याओं तक हम पहुंचे, उनके जो भी सही सॉल्यूशन है वो हम आपको दे पाए। तो अंग्रेजी विषय की हम बात करें तो आपका 75 नंबर का पेपर होता है। 75 नंबर के पेपर में 25 नंबर का प्रोजेक्ट होता है। ये प्रोजेक्ट आप साल भर तिमाही परीक्षा, छमाही परीक्षा और प्री बोर्ड परीक्षा के दौरान स्कूल में बनाते रहते हैं। हमारा जो 75 मार्क्स का थ्योरी का पेपर होता है वो आपको वार्षिक परीक्षा में मिलता है। अर्धवार्षिक परीक्षा में भी आपने इस पेपर को दिया होगा। 75 मार्क्स में पासिंग मार्क्स 25 होते हैं। सभी लोग जान लें कि केवल 25 मार्क्स आपको पासिंग चाहिए। ओम प्रकाश जी को गुड इवनिंग। और फिर एक बार कहूंगा कि आप जल्दी से जल्दी अपनी समस्याओं को यहाँ बताएं। सोम पटेल जी, राजेश जैन जी, जो भी आपकी समस्या है कमेंट बॉक्स में लिखें। 75 मार्क्स के पेपर में हम 25 मार्क्स पासिंग होते हैं और आपको ये पता होना चाहिए कि आपके 75 मार्क्स के पेपर में 32 यानी 32 नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से ही हम पासिंग मार्क्स तक आसानी से पहुंच सकते हैं। अगर ये रणनीति से किया जाए तो आपका जो मैं कहता हूँ अंग्रेजी में पास होना बहुत सरल है। सभी छात्रों को ये भी अवगत करा दूं कि आपकी बेस्ट ऑफ 5 स्कीम जो है वो इस वर्ष के लिए ही है और इस 2026 से जो छात्र अब आएंगे 10वीं में उनके लिए बेस्ट ऑफ 5 खत्म हो जाएगी। बेस्ट ऑफ 5 से तात्पर्य ये है कि आप 6 विषयों की परीक्षाएं देंगे और इन 6 विषयों में से जो 5 विषय स्कोरिंग होंगे उनसे आपका परिणाम बनाया जाएगा। एक वो सब्जेक्ट जिसमें आपके स्कोर ठीक नहीं है या आपको उसको नहीं निकाल पाए तो वो नहीं जोड़ा जाएगा। इस आधार पर बेस्ट ऑफ 5 भी अभी आपके पास है। तो पास होना 10th में 10th को टारगेट को अचीव करना इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, बट यू हैव टू मेक द स्ट्रेटजी टू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट। इफ यू वांट टू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट, यदि आपको ऐच्छिक परिणाम चाहिए तो आपकी रणनीति बनानी पड़ेगी। तो सबसे पहले ये जान ले कि 32 मार्क्स के जो कोटी है वो आपको कहां से मिलते हैं। तो आपके जैसे ही पेपर शुरू होता है तो यह पेपर आपका 4 सेक्शन में डिवाइड होता है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। सेक्शन ए में पूरा पढ़ना होता है। इसमें आपको घर से याद करके कुछ नहीं ले जाना है। आपको 2 अनसीन पैसेज दिए जाएंगे। अनसीन पैसेज से तात्पर्य है आपको 6, 8 या 10 लाइन का एक पैराग्राफ दिया जाता है जो कोई स्टोरी होता है या कोई ऐसा विवरण होता है जो किसी व्यक्ति के बारे में लिखा हो, उसे पढ़ना भी आसान हो। जैसा कि अभी आपने देखा होगा कि अर्धवार्षिक परीक्षा के टाइम पर जो अनसीन आया था उसमें अलादीन के लैंप को लेकर के छोटी सी कहानी दी गई थी और उसको लेकर के 5 ओटी यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए गए थे। तो आपको क्या करना, आपको 5-5 नंबर के 2 अनसीन दिए जाएंगे और उसमें 5-5 नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे। आप अगर पूरे 3 घंटे होते हैं आपके पास, 180 मिनट होते हैं पेपर, अगर आप इन अनसीन को 1 घंटे भी पढ़ते रहो तो भी आपके पास 2 घंटे पेपर के बचते हैं और ये सफिशिएंट टाइम मिल रहा है अंग्रेजी के लिए। तो इन अनसीन के क्वेश्चंस के जो आंसर होते हैं वो उसी पैराग्राफ में होते हैं। इनको अलग से कतई नहीं पूछा जाता है। अब इनको कैसे निकालें?
इनको निकालने के लिए आप बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें। आप केवल और केवल अनसीन एक बार दो बार पढ़ लीजिए। दो बार अनसीन पढ़ने के बाद आप क्या करें कि जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनके शब्दों को, मैं ऐसे बच्चों की भी बात कर रहा हूँ who are weak in English, and I am talking about those students who are not very who are very able to attend the unseen। मतलब मैं दो प्रकार के बच्चों की बात कर रहा हूँ, प्रबल और प्रथम। यानी ऐसे स्टूडेंट जो मेरिटोरियस भी हैं और ऐसे स्टूडेंट जिनको स्ट्रगल है कि हमें 25 नंबर मिल जाए। तो उनके लिए सबसे अच्छा आइडिया ये है कि अनसीन पैसेज के क्वेश्चन जो है वो आप जो तलाशने के लिए जब दौड़ते हैं तो पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्वेश्चन पढ़ करके उनके शब्द ले जाइए। आपको शब्द का अर्थ भले ही मालूम ना हो, इफ यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड इट डजंट मैटर। आपको क्या करना है, उन शब्दों को मिलाना है। मतलब जैसे अपन कोई चीज उठाकर मिलाते नहीं, कभी कभी आप देखते होंगे कि अपन मैच करके कभी कभी टूट जाता है कुछ, तो उसको आपने क्यूबल देखा हो, क्यूब को आप करते होंगे तो वैसे उसको मिला देना, जैसे रंग मिला देते हैं उसको। तो ऐसे करके क्या 10 नंबर आप हमसे ऐसे से ले सकते हैं। जामिल खान जी गुड इवनिंग, परवेज खान जी जय हिंद। और मैं चाहूंगा कि अगर जामिल जी, इमरान खान जी, ओम पटेल जी, ये सब कक्षा 10वीं में अध्ययनरत हो तो मैं ये चाहूंगा कि वो अपने प्रश्न को पूछे ताकि उनको परीक्षा में फायदा हो सके और इस फेसबुक लाइव के माध्यम का आपको थोड़ा लाभ मिल सके। दो अनसीन पैसेज जब आप हल कर लेते हैं तो आपके 10 नंबर कोई नहीं ले सकता। नो बडी कैन, ठीक, स्नैच, स्नैच होता है छुड़ाना। कोई भी आपके 10 नंबर नहीं छुड़ा सकता। क्यों? क्योंकि आपको बस लिखना थोड़ी है, आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पर एक निशान लगा देना और नंबर आपका हो जाएगा। ऐसे 10 निशान आपने सही लगा दिए तो 10 नंबर आपके हो गए। अब आती है अगली बात, तीसरे क्वेश्चन की। एक क्वेश्चन फिर आता है रीडिंग में, नोट मेकिंग का। सबसे कठिन क्वेश्चन मानते हैं स्टूडेंट इसको, बट आई फील दैट दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। क्यों इजी? क्योंकि देखिए, नोट मेकिंग में फिर एक बार आपको ना कोई किताब पढ़नी है, ना कोई पाठ पढ़ना है, ना कोई आंसर घर से ले जाना। नोट मेकिंग मतलब मेरे पास ये पेपर है, अगर आप देख पा रहे हो तो मैं सामने आपके पेपर लिए हूँ ताकि आपको पता चल सके कि पेपर का पेपर ही जैसा आता है। यहाँ नोट मेकिंग में आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है, 8-10 लाइनें फिर दी जाती है और उनको कहा जाता है कि इसको छोटा करो। नोट मेकिंग का सीधा अर्थ होता है जैसे आप 3 घंटे की फिल्म देखते हैं मान लीजिए टॉकीज में जाकर, और बाहर निकल के आपसे कहा जाता है ये इसकी स्टोरी क्या है, तो आप थोड़ी ना फिल्म की ज्यों के त्यों संवाद, उसके गाने या उसके एक्शन करके बताते हैं। उसकी स्टोरी 10 मिनट में बता देते हैं। मतलब आपने क्या किया, आपने 3 घंटे पिक्चर देख करके दिमाग में नोट्स बना लिए और बाहर आके उसकी कहानी सुना दी। तो नोट मेकिंग का क्वेश्चन आपको बहुत इजी क्वेश्चन है, ये 4 नंबर का होता है। आपको इसमें कुछ नहीं, एक फॉर्मेट बनाना है। फॉर्मेट में क्या करना है मैं यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, और अगर विजिबल हो तो आप उसमें क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में वाई का साइन बनाना, ठीक है। और अगर ना विजिबल हो तो फिर आप इंडिविजुअली कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ देना, मैं इसको वीडियो के रूप में बनाकर आपके पास पहुंचाऊंगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये 3 चीजें नोट बनाने के पहले लिख लेना है। आपको इस प्रकार जो है, ठीक, यहाँ पर टाइटल लिख लेना, फिर उसके नीचे नोट्स लिख लेना है। अगर आपको विजिबल हो रहा है, विजिबल हो रहा है ना, तो टाइटल लिख लेना है ऐसा, यहाँ नोट्स लिख लेना है। अगली बार हम यहाँ बोर्ड की व्यवस्था भी करने की कोशिश करेंगे कि हाँ बोर्ड भी यहाँ पर हम रखें। तो नोट्स आपको टाइटल लिखना है, नोट्स, और लास्ट में यहाँ पर बॉक्स बनाना है जिसमें लिखना है शॉर्टेड फॉर्म। शॉर्टेड फॉर्म मतलब संक्षिप्त रूप। तो ये 3 चीजें लिख करके आप पहले अपना एक बॉक्स तैयार कर लीजिए। अब क्या करना है आपको, अब आपको क्या करना है, टाइटल निकालना है। आपको मालूम है नोट मेकिंग के 4 नंबर के क्वेश्चन में बटे हुए नंबर रहते हैं। ऐसा नहीं होता है कि आपने पूरा नोट सही बनाया तो आपको 4 मिलेंगे, इसके नंबर विभक्त रहते हैं। यदि आपने किसी पैराग्राफ का शीर्षक सही निकाल दिया तो 1 नंबर आपका। मतलब तोड़ तोड़ करके नंबर अपन, वो कहते हैं ना बूंद बूंद से गड़ा भरता है, तो ऐसे अपन क्या करेंगे, नंबरों को बूंद बूंद करके जुटाएंगे। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले टाइप इसको पैराग्राफ को पढ़ते जाना। अब आप पैराग्राफ जो पढ़ते जाएंगे तो आप खुद ब खुद देखेंगे कि एक शब्द ऐसा आ रहा है
जो कि बार बार आ रहा है, और बार बार एक शब्द जो आ रहा है वही उस पैराग्राफ का शीर्षक होगा। अब आप कहेंगे क्या ये एक प्लान होता है क्या सर, कि एक शब्द दे दिया बार बार आएगा? क्या होता है, जो पैराग्राफ होता है मीनिंग का, उसमें एक किसी विशेष विषय को लेकर के आपको एक बात दी जाती है, और वो विषय विशेष जो होता है वो कई लाइन में रिपीटेड होता है। जैसे अभी यहाँ पर आपको 6 मंथली एग्जाम में एक पैराग्राफ दिया गया था, ये आपका पेपर है मेरे पास, इसमें एक पैराग्राफ दिया गया था, और पैराग्राफ में आपको बार बार गेम्स शब्द मिल रहा था, तो इसका शीर्षक क्या हो, गेम्स हो गया। अब मान लीजिए आप पैराग्राफ बार बार पढ़ रहे हैं और एक छोटा सा शब्द टेक्नोलॉजी, ये आपको एक से दो तीन चार बार मिल गया। तो अगर आपको पैराग्राफ समझ में भी नहीं आ रहा, if you are unable to understand the paragraph, you can trace out the title very easily. The word that is repeated more than one time, that is the title of the passage. It is the strategy to solve the note making passage. तो जो शब्द बार बार आ रहा है उसको एक बार लिख लीजिए, एकदम भी मत लिखिए कि अब ये मिल गया तो लिख दिया, शुरू में गेम्स मिल गया और उसके नीचे गेम्स मिल गया, लाइन में नीचे तो आपने उसको लिख दिया, ऐसा नहीं करना, आपको बार बार पढ़ना है। जो शब्द बार बार आएगा जब आप उसको बार बार पढ़ेंगे, क्या होता है जब आप बार बार पढ़ते हैं तो आपको ये पता चलता है यार कि इसकी बात है। मान लीजिए मैं आपको एक कहानी सुनूंगा, अब मैं कहानी में बार बार कह रहा हूँ कि ये राम ऐसा था, राम ऐसा करता था, राम के पिताजी ऐसे थे, राम यहाँ काम करता था, तो अब आप खुद कहेंगे मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ बताइए। ठीक है, सर्टेनली सर्टेनली मैं राम के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कई बार किसका जिक्र कर चुका हूँ, मैं राम का कर चुका हूँ। ये आपका टाइटल, टाइटल निकालने के बाद अब आप ये नोट्स, नोट मेकिंग की एक स्पेशल फीचर होता है जिसे कहते हैं शॉर्टेड फॉर्म। अब ये शॉर्टेड फॉर्म क्या होता है, शॉर्टेड फॉर्म होता है किसी बड़े शब्द को छोटा करना। अब आप कहेंगे बड़े शब्द को छोटा करने का कोई नियम होता है, बिल्कुल नहीं होता है, कोई नियम नहीं होता है, एक ट्रिक होती है, और वो ट्रिक ये है कि कोई भी बड़ा शब्द, मान लीजिए एक बड़ा शब्द है कम्युनिकेशन, उसकी स्पेलिंग क्या है, COLLUNICATION। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 अक्षर का ये शब्द कम्युनिकेशन है ना, शायद दिख रहा होगा, वरना आप नहीं लिख सकते। अब इसमें 13 शब्द है, अब कोई आपसे कहता है कि तुम्हें ज्यादा अच्छी अंग्रेजी आती है तो चलो इसका संक्षिप्त रूप यानी शॉर्टेड फॉर्म का बताओ क्या होता है। तो किसी भी शब्द का शॉर्टेड फॉर्म डिक्शनरी में नहीं दिया जाता, डिक्शनरी कंटेंट नहीं करती है शॉर्टेड फॉर्म। शॉर्टेड फॉर्म एक प्रकार का तरीका होता है जिसे हम बड़े शब्द को छोटा लिख करके, ठीक बार बार, चूंकि बड़ा वक्त 13 अक्षरों का अपन बार बार कम्युनिकेशन लिखेंगे बड़ा लगेगा, इसको हमें लिखना मान लो बार बार, तो हम क्या करेंगे, अब सुन लीजिए, आपको कुछ नहीं करना, शुरू के 3 अक्षर लेकर एक बिंदी लगा दीजिए, तो आपका शॉर्टेड फॉर्म बन जाएगा। आप कह रहे नहीं सर 3 नहीं 4 अक्षर ले लीजिए, जैसे हमने कम्युनिकेशन वर्ड का शुरू का ले लिया COM और डॉट लगा दिया। अब आप कहोगे सर ये तो डॉट कॉम वाला शॉर्टेड फॉर्म है, तो ऐसा नहीं है, डॉट कॉम वाला शॉर्टेड फॉर्म नहीं है, आपने कम्युनिकेशन का ही इजाद किया है, खुद इजाद किया है आपने, क्या, COM और डॉट। अब इस चीज को बताने के लिए जो आप ये शॉर्टेड फॉर्म का नीचे बॉक्स बनाएंगे ना, इसमें कम्युनिकेशन लिख देंगे और कम्युनिकेशन बराबर लिख देंगे COM डॉट, यानी मैंने इस नोट मेकिंग में कम्युनिकेशन के लिए COM डॉट एब्रीविएशन या शॉर्टेड फॉर्म यूज किया है। अगर आप चाहें तो आप COM एक एम और ले लीजिए, 4 अक्षर ले लीजिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, शॉर्टेड फॉर्म बन जाएगा। अब ध्यान दीजिए, शॉर्टेड फॉर्म और एक्रोनिम्स ये दो अलग अलग चीजें होती हैं। जैसे SMS, SMS का फुल फॉर्म आपको मालूम है, SMS का फुल फॉर्म होता है शॉर्ट मैसेज सर्विस, ये हर शब्द से लिया गया एक अक्षर है, इसको एक्रोनिम कहते हैं, इसे शॉर्टेड फॉर्म नहीं कहते। जैसे NCC है, नेशनल कैडेट कोर है, जैसे NSS है, नेशनल सर्विस स्कीम है ना, ये सारे एक्रोनिम्स हैं, ये डिजाइन है, ये ऐसे ही लिखे जाते हैं और इनको स्टैंडर्ड रूप में एक्रोनिम्स का रूप देकर के बना दिया गया। तो ऐसे एक्रोनिम्स आपको डायरेक्ट उसमें मिलेगी, क्या कहते हैं, पैराग्राफ। लेकिन शॉर्टेड फॉर्म आप खुद बता सकते हैं। आपने देखा होगा डॉक्टर, डॉक्टर में शॉर्टेड फॉर्म कैसे बनाएंगे, तो शॉर्टेड फॉर्म बनाने का एक तरीका ये भी होता है कि शुरू का एक अक्षर ले लो,
लास्ट का एक अक्षर ले लो। जैसे डॉक्टर की स्पेलिंग होती है DOCTOR, तो शुरू का डी ले लिया, लास्ट का आर ले लिया और बिंदी लगा दी, डॉक्टर का शॉर्ट फॉर्म बन गया। डॉक्यूमेंट का बनाना है, तो डॉक्यूमेंट का बनाना है तो शुरू के अपन ने 3 अक्षर लिए DOC और बिंदी लगा दी, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म बन गई। तो आपको क्या करना है, पैराग्राफ में जो भी ऐसे बड़े शब्द दिखे उन शब्दों में से 2 या 3 शब्द निकाल लीजिए और उन 2-3 शब्दों के शॉर्टेड फॉर्म बनाकर एक बॉक्स में लिख दीजिए। अगर आपने नोट मेकिंग में दीपक पटेल, गुड इवनिंग, दीपक पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। अगर आपकी कोई समस्याएं हैं तो जरूर लिखिएगा। सभी लोगों को जो इस फेसबुक लाइव में जुड़े हैं मेरा जय हिंद, गुड इवनिंग, नमस्ते। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि आप जल्दी से अपनी कुछ समस्याएं मुझसे पूछ लें ताकि मैं आपके लिए आना मेरा सार्थक हो और आपके लिए और सारे छात्रों के लिए फेसबुक लाइव का कुछ फायदा। पैटर्न तो सभी लोगों को मालूम है क्योंकि सभी स्कूल्स में कोर्स लगभग पूरे हुए। तो वापस लौटते हैं नोट मेकिंग की। तो नोट मेकिंग में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एक बात सभी लोग सुन लीजिए। अंग्रेजी का पेपर कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सुनने में ऐसा लगता है यार अंग्रेजी की तैयारी नहीं हुई, अंग्रेजी की तैयारी करना नहीं पड़ती है। अंग्रेजी की तैयारी आपकी पेपर में आती है, उसको आपको एक स्किल के जरिए, एक ट्रिक के जरिए, एक टिप्स के जरिए आपको बस उठा करके उनके आंसर वापस करने। तो 4 नंबर आप नोट मेकिंग के ले सकते हैं, 10 नंबर अनसीन के हो गए। आपने 2 प्रश्न दिए और आपके पास 14 नंबर आ गए, बताया आप। अब आप साल भर स्ट्रगल करते रहते हैं 25 नंबर के लिए, सोचते रहते हैं अरे यार पास कैसे होंगे। और एक अच्छी फायदे की बात बताता हूँ, जिन लोगों को 22 नंबर मिल जाते हैं तो एमपी बोर्ड की तरफ से 3 नंबर का ग्रेस भी दिया जाता है। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि आप ग्रेस से पास हो। ग्रेस मतलब क्या होता है जानते हैं? ग्रेस का अर्थ होता है कृपा। कृपा मतलब कि ठीक है आप पास नहीं हो रहे तो हम थोड़ा सा आपको और धक्का दे दे रहे हैं, तो आपको कृपा कर दे रहे हैं तो आप पास हो जाएंगे। तो ग्रेस के चक्कर में हम नहीं पाएंगे। ठीक, ग्रेस में से जी निकाल लीजिए तो क्या बचा? रेस। रेस है ना दौड़। तो हमारी जो सफलता की दौड़ है उसमें हम शामिल होकर के पास हो जाएंगे। अब आता है आपका बी सेक्शन के अंतर्गत 4 नंबर की एप्लीकेशन। तो प्रिय छात्रों मैं सबको बता दूं बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। एमपी बोर्ड 10वीं कक्षा में पिछले 4 साल से 3 या 4 प्रकार की एप्लीकेशन दे रहा। सभी लोग अपने पेन कागज तैयार रखिए, सभी लोग इस चीज को लिखिए, क्योंकि आप लोग अपनी ऊर्जा जो है, आप अपनी एनर्जी जो है वो किसी गाइड या कोई आप कुंजी ले लेते हैं, परीक्षा अध्ययन ले लेते हैं, शिवलाल वगैरह ले लेते हैं, उसमें 25 एप्लीकेशन दी रहती है, आप सब जुड़ जाते हैं। कोई जरूरत नहीं है, देयर इज नो नीड टू स्टडी एंड रीड एक्स्ट्रा, जस्ट फोकस ऑन द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। 4 एप्लीकेशन देखिए, मेरी उंगलियां आपको दिख रही हैं, 4। पहली एप्लीकेशन स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट। स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन अभी अर्धवार्षिक की परीक्षा में भी आपको आई थी। स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट कहलाता है शाला त्याग प्रमाण पत्र, इसी को ट्रांसफर सर्टिफिकेट भी कहते हैं। एक ये एप्लीकेशन होगी। दूसरी एप्लीकेशन इसी के समांतर होती है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कि आप अपने प्रिंसिपल को राइट अ लेटर, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू इश्यू यू द ट्रांसफर सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तीसरी एप्लीकेशन होती है बुक बैंक से बुक जारी करने के लिए, कि आप पढ़ रहे हैं और आपकी परीक्षा पास में, तो आप बुक बैंक से किताबें जारी कर दीजिए। और एक एप्लीकेशन और है जो आपको आ सकती है, वो फीस कंसेशन। ये 4 एप्लीकेशन ही बोर्ड प्राथमिक रूप से आपको देता है। तो एसएल, जैसे जमील खान जी पूछ रहे हैं एसएलसी, तो एसएलसी की एप्लीकेशन में आपको ऐसे मौखिक बता रहा हूं, आराम से लिखना। देखिए करना क्या, एप्लीकेशन में 3 हिस्से होते हैं। 3 हिस्से मतलब एक हिस्सा होता है जहां आप ठीक रिसीवर्स का एड्रेस लिखते हैं। रिसीवर एड्रेस मतलब जिसको हम एप्लीकेशन लिख रहे हैं, वो पूरा का पूरा आपकी क्वेश्चन में दिया जाता है, आपको घर से याद करके नहीं ले जाना। ठीक है, जैसे इसमें क्वेश्चन है कि यू आर मंथन, यू आर स्टडिंग इन गवर्नमेंट हाई स्कूल बजरंग नगर इंदौर, आप इंदौर में पढ़ते हैं। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू इश्यू यू योर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। तो आप एक स्कूल में पढ़ रहे हैं जिसका नाम है गवर्नमेंट हाई स्कूल। सभी लोग एक बात ध्यान रखिएगा कि बोर्ड के पेपर में आप अपना स्कूल भूल जाए। कभी भी एसएलसी या कोई भी एप्लीकेशन आप जब भी लिखें तो ये मत सोचा करो कि आप तुरंत टू द प्रिंसिपल के बाद अपने स्कूल का नाम लिखें। ये आदत हो जाती है मन,
हम साल भर यही करते रहते, टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट एक्सीलेंस स्कूल दमो। मैं गवर्नमेंट एक्सीलेंस स्कूल दमो में पढ़ा रहा हूँ इसलिए। लेकिन आपको क्या करना है, आपको एक चीज छोड़ देना, टू द प्रिंसिपल तो लिखा, इसके बाद सीधा पेपर उठाया, ऐसा पेपर में देखा अरे ये कौन सा स्कूल है, उसको आप ऐसा अंडरलाइन भी कर लीजिए और उसको ऐसे पेपर रख करके उसकी जो भी है, जो भी स्पेलिंग है, जैसा वो लिखा है वैसे ही लिख लीजिए। इवन मैंने देखा है कुछ छात्र परीक्षा में प्रिंसिपल की भी स्पेलिंग सही नहीं लिखते। अब ये गलत क्यों हो जाती है, इसलिए गलत हो जाती है क्योंकि प्रिंसिपल दो तरीके के शब्द होते हैं, एक होता है PRINCIPL और एक होता है PRINCIPLE। अब ये दोनों शब्दों की देखिए स्पेलिंग अलग है लेकिन उच्चारण एक सा है। तो कई बच्चे प्रिंसिपल की स्पेलिंग में PLE लिखते, तो जो PLE वाली स्पेलिंग है उसका अर्थ होता है सिद्धांत, लेकिन जिसमें PRINCIPL है, ठीक, उसका अर्थ होता है प्राचार्य। तो आपको क्या लिखना चाहिए, कमेंट बॉक्स में बताइए क्या लिखना चाहिए, PAL लिखना चाहिए PLE, तो PAL लिखिए। और एक अच्छी इंटरेस्टिंग बात आपको बता दूं, आप कभी नहीं भूल सकते, अंग्रेजी में PAL पल का मतलब होता है दोस्त, जिसे आप फ्रेंड कहते हैं ना, तो फ्रेंड का पर्यायवाची इंग्लिश में पल होता है। तो अब आपको क्या याद रखना है कि मुझे प्रिंसिपल की स्पेलिंग लिखते वक्त दोस्त को याद रखना, मतलब PLE नहीं लिखना, PAL ही लिखना। ये ज्यादातर गलतियां होती है जब हम लोग चेक करते हैं, जैसे एप्लीकेशन हम लोग चेक करने के लिए कॉपी खोलते हैं, तो सबसे पहली गलती रिसीवर एड्रेस है, प्रिंसिपल की स्पेलिंग मिल जाती है। अब जब प्रिंसिपल की स्पेलिंग गलती होती है तो हम लोगों को जांचने में ये लगता है कि अरे ये स्टूडेंट बहुत वीक, ऐसा हम लोग मतलब बना लेते, लेकिन ये भूलवश हो जाती है। तो आप कुछ नहीं, प्रिंसिपल की स्पेलिंग आपकी क्वेश्चन में भी दी गई, तो रिसीवर एड्रेस लिखिए। रिसीवर एड्रेस के बाद आपको लिखना है सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट में क्या, सब्जेक्ट वो रॉकेट साइंस नहीं है कि दो तीन लाइन का लिखा है, कुछ नहीं, एप्लीकेशन लिखो सॉरी, एप्लीकेशन लिखो, उसके बाद FOR फॉर लगाओ, दो शब्द लिख लेंगे सब लोग, सब्जेक्ट लिखा, आगे लिखा एप्लीकेशन और फॉर, और फिर पेपर उठाओ। और काय के लिए है, स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट, इतनी बड़ी बड़ी स्पेलिंग है, बाप रे, सर्टिफिकेट स्कूल और लीविंग, है ना। मैं उन छात्रों की भी बात कर रहा हूँ साथ में जो बहुत डरते हैं इंग्लिश, कुछ जरूरत नहीं है, आप पेपर उठाइए, पेपर से स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लिख दीजिए, ओके, बस। अब आप आइए आगे, और आगे आपको अब लिखना है रिस्पेक्टेड सर, बिल्कुल मत लिखिए आप, हाँ, नरेंद्र लिख रहे हैं, नरेंद्र जी ने लिखा है प्रिंसिपल, बिल्कुल सही है नरेंद्र, तुमने बिल्कुल सही स्पेलिंग लिखी है, और मैं चाहता हूँ सारे छात्र ऐसी ही स्पेलिंग लिखेंगे और याद रखेंगे कि फेसबुक लाइव में प्रिंसिपल की स्पेलिंग PRINCIPL है, तो यही सही है, ये पेपर में भी होती है, आप पेपर से भी लिख सकते हैं अगर कंफ्यूजन हो गया, ठीक है। तो अब आपको रिस्पेक्टेड अगर स्पेलिंग ज्यादा बड़ी लग रही तो आप छोड़िए रिस्पेक्टेड, आप सैल्यूटेशन में आप सिर्फ सर लिख दीजिए, ओके। सर लिखने के बाद अब आपको ठीक 3 लाइन याद रखनी है, सिर्फ 3 लाइन। घर पर कैसे याद करोगे 3 लाइन, आप 1 2 3 नंबर घर पे डाल दीजिए, कागज पे बैठिए और ऐसा 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर लिख लीजिए, ये 3 सेंटेंस याद करना है। सबसे पहले आपको कहना है आई बेग टू से दैट, आई बेग टू से दैट एक लाइन हो गई, तैयार हो गई। जब ये लाइन तैयार हो जाए इसको लिख कर दे। दूसरी लाइन, अब आप कौन है ये बताना है, आई बेग टू से दैट के बाद दूसरी लाइन में क्या बताना है कि आप कौन है, तो आपको लिखना है आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, ये दूसरी लाइन होगी, ठीक। अब आपको ठीक कारण बताना है कि आपको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट चाहिए। जमील खान जी लिख रहे हैं यहाँ पर 4 एप्लीकेशंस लर्न करवा दी हैं स्टूडेंट को। अच्छा, आप शायद टीचर हैं जमील खान जी, बहुत अच्छी बात है, आपके प्रयास की मैं सराहना करता हूँ। आप इन 4 एप्लीकेशन के साथ साथ बच्चों को एक फॉर्मेट सिखा दें। देखिए एप्लीकेशन क्या होता है कि बच्चे एक आध दो रट लेते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप एप्लीकेशन का एक फॉर्मेट बना करके बच्चों को सिखा दें तो उनको बहुत आगे समय तक ये काम में आएगा, क्योंकि इन 4 एप्लीकेशन से उसका जीवन भर तो काम नहीं चलेगा। तो एप्लीकेशन के फॉर्मेट पे जरूर रवि खान जी आप बच्चों को स्कूल में करवा देंगे। तो आपको एक लाइन लिखनी है आई बेग टू से दैट, दूसरी लाइन लिखनी है कि आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, ठीक, और फिर आपको लिखना है ठीक सीधा
कि आई नीड स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट। अब आप कहेंगे सर हम तो वो याद कर चुके हैं, माई फादर हैड बीन ट्रांसफर टू अनदर सिटी एंड, ये आपकी गाइड और शिवलाल में है ना। ज्यादा नहीं लिखना है, एग्जैक्ट लिखना। ज्यादा लिखने से नंबर नहीं मिलते। मैं उन स्टूडेंट को भी बोलूंगा कि इफ यू राइट लॉन्ग आंसर्स एंड इफ यू एक्सपेक्ट दैट यू गेट द मोर मार्क्स व्हेन एवर यू राइट मोर, ये आपकी कंफ्यूजन है, ये आपका एक गलत कॉन्सेप्शन है। ज्यादा तब लिखा जाता है जब नंबर ज्यादा मिलेंगे। पहले यही एप्लीकेशन ठीक 7 नंबर में आती थी, आपको बता दें। पहले का जो पैटर्न था उसमें एप्लीकेशन के 7 मार्क्स होते थे और निबंध के 8 मार्क्स होते थे। तो आपको एग्जैक्ट लिखना है, जो दिया गया है उस पर एग्जैक्ट लिखना है, आपको ज्यादा नहीं लिखना है। आप क्या करते हैं कि आपको गाइड में आपको जहां पर भी कुछ है तो 6 8 8 लाइन की एप्लीकेशन मिल जाती है, साल भर रटते रहते हो और पता चला कि जब पेपर में लिखा तो उसमें से 3 लाइन गलत लिखी है, एक बस सही है। कोई जरूरत नहीं, रोज एक लाइन याद करिए। ठीक है, आई वेंट टू से दैट, दूसरी लाइन याद हो गई। अब आई एम मतलब मैं हूं। मैं कौन हूं? स्टूडेंट। आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास कौन सी? 10th में पढ़ रहे हैं। इसके बाद आई नीड, नीड मतलब जरूरत है। आपको नीड अगर कठिन लग रहा है तो आप वांट लिख दीजिए, आई वांट स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट बिकॉज। बिकॉज लिख करके आप एक छोटा सा कारण लिख दीजिए, बिकॉज आई वांट टू टेक एडमिशन इन अनदर स्कूल। ये एक कारण हो गया, ये नहीं लिखना है, दूसरा लिख दीजिए। ऐसे 3 4 कारण बना लीजिए। माई बिकॉज माई फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड, ये चल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे सरल से कारण लिख करके आप एक एप्लीकेशन की बॉडी बना दीजिए। अब क्या होता है, हर एप्लीकेशन निवेदन के साथ खत्म होती है। सभी लोग ध्यान से सुनो, एप्लीकेशन का भाग जो अंत का होता है वो निवेदन के साथ, उसको अपन कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज कहते हैं, वो बंद होता है। तो वो हमेशा प्लीज या काइंडली से शुरू हो। हमारे साथ हमारे सहयोगी सर परशुराम दुबे जी उपस्थित हो चुके हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। और आप अपने कमेंट लिखें ताकि हम उस कमेंट पर फोकस करते हुए आपको कुछ सॉल्यूशन दे सके। तो ये अपन ने लिखा प्लीज। प्लीज शब्द की जो स्पेलिंग है वो आप 25 बार एक कागज पे लिख कर दिखा करो, क्योंकि ये शब्द ऐसा है कि आपको भी बोलना पड़ता है ना। तो PLEASC लिखा। प्लीज अगर किसी को कठिन लग रहा है तो काइंडली लिख दीजिए, और काइंडली के बाद रट लीजिए हर दस्तावेज इशू होता है। क्या होता है? इशू। तो ISSUE, इसको भी याद कर लीजिए। प्लीज इशू। अब क्या इशू? उठाइए पेपर, इसमें लिखा कैरेक्टर सर्टिफिकेट, तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट लिख दीजिए। इसमें स्कूल लिविंग लिखा, स्कूल लिविंग लिख दीजिए। इसमें बुक्स लिखी है तो बुक्स लिख दीजिए। लेकिन अगर फीस कंसेशन लिखा है तो फीस कंसेशन इशू नहीं होता, दस्तावेज और किताबें जारी होती है। फीस कंसेशन क्या होता है? ग्रांट होता है, उसको दिया जाए। तो आप वहां पर फीस कंसेशन की एप्लीकेशन में केवल ग्रांट याद रखिए, बाकी हर दस्तावेज के लिए, किताबों के लिए आप इशू शब्द का इस्तेमाल करिए। ठीक है, या गिव शब्द का भी इस्तेमाल कर दीजिए। अगर बहुत ज्यादा इशू की स्पेलिंग आपको कठिन लग रही है तो आप बिल्कुल भी इसमें कोई ज्यादा ये नहीं, इशू लिखने से सही हो। ठीक, यहाँ पर हमारे पास महेंद्र जी यहाँ पर लिख रहे हैं, सर जी इंग्लिश ग्रामर कोई कोई समाधान बताइए। बिल्कुल हम जल्दी जल्दी आपको, लेकिन मैं आज इस लाइव में इंग्लिश ग्रामर पर इसलिए नहीं आ रहा हूँ क्योंकि क्या होता है कि हर लाइव एक ग्रामर के साथ ही खत्म हो जाता है। और सबसे पहले कहूंगा महेंद्र कि तुम यहीं से शुरू करेंगे कि ग्रामर की स्पेलिंग आपकी कमेंट बॉक्स में जो है ना, इसमें अपन AR लगते हैं ना, ग्रामर की स्पेलिंग 99% लोग यही लिखते हैं। तो यहीं से शुरुआत करते हैं हम सुधार की, और ग्रामर पे भी हम आने वाले हैं। हमारे सर अभी ग्रामर पे भी आपको मार्गदर्शन देंगे। हम एप्लीकेशन को खत्म कर ले जल्दी से। तो प्लीज इशू या प्लीज गिव। अब क्या? गिव बुक्स, अगर कोई दस्तावेज है तो इससे लिख दीजिए। ठीक, अब आपको एप्लीकेशन खत्म करना है। तो अब खत्म करते समय आपको ठीक योर स्टूडेंट लिखना है। क्या लिखना है? फेथफुली आपको कठिन लगता है, आपको ये लगता है कि भाई हमें सिंसियरली की स्पेलिंग याद नहीं हो रही सर, हमें ओबीडियंटली की स्पेलिंग, तो सुन लीजिए सभी, ये टैग मैंडेटरी नहीं है कि आप ओबीडियंटली लिखोगे, फेथफुली लिखोगे, सिंसियरली लिखोगे। आप एक अच्छा शब्द सभी लोग लिखिए, रजिस्टर पेन लिए हो आप सभी लोग लिखिए, YOURS, योर्स, और ट्रूली लिखना है आवाज से आपको हमेशा। क्या लिखना है?
ट्रूली, TRULY, हटाइए ओबिडेंटली। हमें नहीं पता कि OBEDIENTLY, अब याद करते करते अब उनकी उम्र भी निकल गई, तो अब वो ओबिडेंटली की स्पेलिंग याद नहीं रही, उसको खत्म करिए। जो चीजें अगर कठिन है तो एक अच्छा सहारा लीजिए, सरल, है ना। अपन मेला जाते हैं, बड़े झूले भी लगे रहते हैं, छोटे झूले लगे रहते हैं। जिनको बड़े झूले से डर लगता है तो वो किस झूले को चुन लेते हैं, लेकिन झूला झूल कर जरूर आते हैं। भले ही छोटे से में झूले, तो उद्देश्य है झूला झूलना, बड़ा छोटा ये हम तय कर लेंगे। तो ट्रूली लिखिएगा, आज के बाद सभी लोग लिखेंगे। जिनको बहुत कठिन लगता है तो वो योर स्टूडेंट लिख दीजिए, YOUR, और उसके बाद सीधा स्टूडेंट लिख दीजिए। और अगर दूसरा टैग लगाना हो तो आप लगाइए, इसे कहते हैं सब्सक्रिप्शन। तो आप इसमें योर्स लिख करके ट्रूली लिख दीजिए। और अगर आपको ओबीडेंटली, सिंसियरली, कुछ लोगों का कहना ये होता है कि प्रिंसिपल को लिखो तो भाई ओबीडेंटली लिखना पड़ता है, फलाने को लिखो तो सिंसियरली लिखना पड़ता है, ठीक है, उनको लिखो तो ऐसा फेथफुली लिखना पड़ता है। तो ये कोई सीमाएं तय नहीं की गई है, ये शब्द है, ये अपना असर डालते हैं, हमारे हिंदी के शब्द जैसे असर डालते हैं, ठीक है, वैसे ही आपको करना है। तो ये लिख करके अब आप नाम लिखेंगे कौन सा, फिर पेपर उठाएंगे। बिल्कुल गलती नहीं करेंगे कि हम मनीष कुमार है तो हमने खट से लिखा योर स्टूडेंट मनीष कुमार ने। आदत होती है सबको अपना नाम लिखने की, लेकिन ये गलत हो जाता है क्योंकि पेपर में दिया है, देखिए पेपर में लिखा है यू आर मंथन और माहिर। यानी दो चीजें तो एप्लीकेशन लिखते वक्त आप दिमाग से निकाल देना कि आप अपने स्कूल में पढ़ रहे हैं, एक बात। दूसरा आपका नाम, ठीक, आपका जो नाम है वो नहीं है, ठीक, आपका नाम कल्लू है, कुछ भी है, ठीक है, मेरा नाम मैं कह रहा हूँ, ठीक है, तो नीचे कल्लू ही लिख देंगे, ठीक है, जो पेपर में आएगा हम वो नाम का यूज करेंगे। और इस तरीके से चाहेंगे हम पेपर में क्या क्या कहते हैं एप्लीकेशन के ले लेंगे। अगले क्रम में हमारे बीच परशुराम सर हैं, और सर से आग्रह करूंगा कि उन्हें ग्रामर की संबंधित में बच्चों को कुछ आप में से तो इसमें पूछा नहीं, ग्रामर के संबंधित कमेंट बॉक्स में थोड़ा बहुत इसका बता दूं। आगे से। सभी को नमस्कार। जैसा कि सर अभी कॉम्पोजिशन को लेकर बात कर रहे थे और बीच में सभी को नमस्कार। अभी जैसे सर कॉम्पोजिशन की बात कर रहे थे और यहाँ पर उन्होंने एप्लीकेशन राइटिंग स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के लिए वो बताया। बीच में अभी एक कमेंट था कि ग्रामर को लेकर उनको डाउट्स हैं। तो ग्रामर के लिए चूंकि ये इंडिविजुअल टॉपिक है, इसको अपन आगे बढ़ाएंगे, लेकिन साथ साथ किसी और दिन कवर करेंगे। एक जनरल क्योंकि आपका प्रश्न है, इसको कंटिन्यू करते हुए ग्रामर के लिए सबसे पहली चीज आपकी जो, क्योंकि ये 10 नंबर की आती है, 10 नंबर की ग्रामर में 5 नंबर के आपके फिलअप्स होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, और उसके नीचे आता है डूएस डायरेक्टेड। डूएस डायरेक्टेड जो है आमतौर पे बच्चों के लिए काफी कठिन पड़ जाता है, और उसकी वजह होती है कि वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं। पर फिलअप्स जो होते हैं इनमें उनको विशेष ध्यान देना होता है आर्टिकल्स पे, क्योंकि एक फिलअप आर्टिकल से रिलेटेड, ए एंड द, इससे रिलेटेड हमेशा आता है। और उसमें जो ग्रामर की एक्सरसाइजेस है, प्रीवियस ईयर्स जो क्वेश्चन पेपर्स हैं, अगर आप उनको सेलेक्ट करके उनकी ग्रामर की प्रैक्टिस करते हैं तो ना सिर्फ आपको ग्रामर में अच्छे नंबर मिलेंगे, बल्कि साथ साथ आपकी प्रैक्टिस की वजह से आप बेहतर सॉल्व भी कर पाएंगे। तो क्योंकि इस टॉपिक को हम डिटेल में और देखेंगे तो इंडिविजुअली उस तरीके से हम देख लेंगे, पर अभी ग्रामर की तैयारी के लिए आप सबसे पहले जो है फिलअप्स पर ध्यान देते हुए उसके बाद जो है डायरेक्टेड पे आइए, लेकिन उनको सेलेक्ट करके फोकस करके प्रीवियस ईयर पेपर के एक्सरसाइजेस को सॉल्व करना शुरू कीजिए। एक जो बात सर की कॉम्पोजिशन की कंटिन्यूटी में कहना चाहूंगा कि आमतौर पे कॉम्पोजिशन में क्या होता है कि बच्चे कॉम्पोजिशन से डरते जाते हैं, जबकि कॉम्पोजिशन जो है उनको ना सिर्फ अच्छे नंबर दिलाएगा, बल्कि कॉम्पोजिशन जो है उनकी एक्चुअल इंग्लिश एफिशिएंसी का टेस्ट भी होता है। तो यहाँ सर ने अभी एसएलसी के बारे में बताया, फिर कैसे आपके लिए आता है, ऐसे ही 150 वर्ड्स का पैराग्राफ, उसको आप प्रिपेयर कर सकते हैं। सेलेक्टेड टॉपिक्स होते हैं आमतौर पे, जैसे इंडियन फेस्टिवल है, ट्रीज जो है, ट्रीज टू इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज, क्या उसमें थोड़े से टॉपिक बदल जाते हैं, जैसे इस पेपर में ट्रीज आर ग्रीन गोल्ड, ये माई हॉबी, ये तीसरा टॉपिक हो गया। तो ये टॉपिक्स अगर आप सेलेक्ट करके उनको प्रिपेयर कर लेते हैं, उनको बढ़िया याद करके लिख कर देख लेते हैं, तो आपके लिए इसका बेनिफिट भी होगा।
एक और इम्पोर्टेंट चीज है जो है पिक्चर कॉम्पोजिशन। 10th स्टैंडर्ड में पिक्चर कॉम्पोजिशन जरूर आता है। पिक्चर कॉम्पोजिशन से सेंटेंसेस निकालना ये काफी आसान रहता है। बच्चे थोड़ा सा पेशेंस रखकर अगर इससे सेंटेंस निकाले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसमें गलती ये करते हैं बच्चे कि सेंटेंस लिख देते हैं 1 2 3 करके। उनको सेंटेंसेस नहीं लिखने, उनको क्या करना है, पैराग्राफ के रूप में लिखना है। अगर वो एक एक सेंटेंस भले बनाए और एक एक सेंटेंस जोड़ के पैराग्राफ बनाते हैं तो उस पैराग्राफ में निश्चित ही उन्हें मार्क्स मिलेंगे। ये 3 नंबर की जो पिक्चर कॉम्पोजिशन होती है, पिक्चर को देख के उससे रिलेटेड माइनर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो सकती है, पर उसको लेकर अपना कॉन्फिडेंस लो करने की जरूरत नहीं है। आप प्रयास करेंगे जो प्रीवियस ईयर्स पेपर्स को लेकर, तो उससे आपको बड़ा फायदा होगा। तो पिक्चर कॉम्पोजिशन बिल्कुल ना छोड़ें, एसएलसी और एसए के अलावा। और यहाँ पर जो आपका कॉम्पोजिशन वाला पार्ट है, जैसे क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 इसी में आता है, और ओवरऑल समथिंग लाइक 12 मार्क्स का होता है। तो ये 12 मार्क्स में से आप ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने का प्रयास करें, क्योंकि ये एक ऐसा सेक्शन है जो ना सिर्फ आपको नंबर दिलाएगा बल्कि आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट अप करेगा। 10 मार्क्स का आपका ग्रामेटिकल होता है, जिसके लिए डिटेल एक एक करके हम ग्रामेटिकल सेक्शन देखेंगे। लेकिन अगला जो स्कोरिंग सेक्शन होता है वो होता है लिटरेचर के एक्सट्रैक्ट्स। बच्चे यहाँ भी क्या करते हैं, इसको अवॉइड कर देते हैं। एक्सट्रैक्ट्स की जब हम बात करते हैं तो इसमें हमारे लिए पोयम से भी एक्सट्रैक्ट आता है, पोयम के अलावा लेसन से भी एक्सट्रैक्ट आता है। वो लेसन जो आपने पहले ही पढ़ रखा, ठीक है, पहले ही पढ़ा हुआ है लेसन, उसका पैराग्राफ आपके सामने है, वो पोयम टीचर ने आपको पहले ही पढ़ाई हुई है। उनसे आप इंफॉर्मेशन निकालिए, जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उन क्वेश्चन को आप हल कीजिए, और यहाँ आपकी बढ़िया स्कोरिंग होगी। ये आपका टोटल 10 मार्क्स का सेक्शन रहता है, जिसमें हमें बहुत अतिरिक्त याद किए बिना स्कोरिंग हो जाती है। जैसे हम देखें कि एक आपका मेन जो बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उससे आता है एक पैसेज आपका जो है फुटप्रिंट विदाउट फीट से आता है, और एक जो है पोएम पोएट्री सेक्शन से उसका एक पैराग्राफ आता है। हमारे यहाँ एक कमेंट आया साजिद भाई का। तो साजिद भाई, ये अभी जो फेसबुक लाइव चल रहा है ये 10वीं के छात्रों के लिए अंग्रेजी विषय का है। हम इसी कमेंट बॉक्स में ऐसा यहाँ के जो हमारे मास्टर ट्रेनर्स हैं सर, मैं उनसे आपकी इस समस्या को लिखाऊंगा। यहाँ हमारे बीच अभी एक कमेंट बॉक्स आया था, थोड़ा सा नीचे करोगे इसको? ये आता है। और नीचे हाँ, जमील सर ने बताया था कि यहाँ पर ए एंड द का यूज एक अंक का आता है, बिल्कुल। तो जमील जी, मैं आपको बता दूं कि ए एंड द का यूज एक ही नंबर का आता है और वो फिल इन द ब्लैंक्स में आता है। इसको डू एज डायरेक्टेड में नहीं लिया जाता है। 12th क्लास में जरूर इसको डू एज डायरेक्टेड में करेक्ट द सेंटेंस में लिया जाता है। तो जो ग्रामेटिकल सेक्शन है, जो ग्रामर के बारे में पूछा गया था, तो आपको बता दूं, क्योंकि ग्रामर पढ़ते वक्त आपको ये पता नहीं होता कि हम कौन से टाइटल ज्यादा अच्छे से तैयार करें और कौन से ऐसे हैं जिनको आपको नहीं देखना है। जैसे कुछ टाइटल ऐसे हैं ग्रामर के जो टेस्ट बेस पर नहीं दिए जाते हैं, तो उनको नहीं पढ़ना है। तो खाली स्थान के लिए आप सबसे पहले आर्टिकल को बहुत अच्छे से जान लें। सभी टीचर्स भी इस लाइव में जुड़े हुए हैं, तो बच्चों को आर्टिकल जो है वो सबसे पहले बता दें। अब आर्टिकल में क्या बता रहे हैं आप देखेंगे, जनरली जो आर्टिकल है बच्चों को ठीक कंफ्यूजन से भरे हुए जो वर्ड्स होते हैं उनसे दिया जाता है। मेरा यहाँ पर तात्पर्य है, ऐसे शब्दों के आर्टिकल दिए जाते हैं जो दिखते वॉवेल है, लेकिन उनका जब हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो उनको जब प्रोनाउंसिएट करते हैं तो वो व्यंजन की ध्वनि दिखते हैं। इससे बच्चे कंफ्यूज हो जाता है। ये बच्चों के लेवल पर बता रहा हूँ। तो जैसे अभी एक शब्द आया था यूनिक पिक्चर, आया था ड्रॉ ब्लैंक यूनिक पिक्चर। अब यूनिक शब्द को यदि आप देखते हैं और किसी बच्चे से पूछते हैं कि जो यू है वो क्या है, तो देख करके छात्र बोलता है कि यू जो है वो अंग्रेजी का वॉवल है। बिल्कुल सही कहा उसने, उसका कहना गलत नहीं है। लेकिन अब आप उसको ये सिखाइए कि जब भी आर्टिकल का संदर्भ, ठीक, विद रेफरेंस विद आर्टिकल, हमें साउंड जो है वो हिंदी का लेना है। आर्टिकल
को देखकर नहीं भरना है, आर्टिकल को बोलकर भरना है। और बोलना कैसे? अगर यूनिक लिखा है तो यूनिक को देखना नहीं, यूनिक को जब हम बोलेंगे तो उसका एक साउंड होगा और वो साउंड होगा हिंदी में या यज्ञ का। और या यज्ञ का साउंड क्या है? व्यंजन है। तो हमेशा आर्टिकल के लिए सभी छात्र एक थीम इस्तेमाल करें कि आपको देख कर नहीं बनना है। हाँ, अंजू सिंह जी भी लिख रही है यूनिक। हाँ, तो ये यूनिक में देखिए, अगर आप देखें तो यू क्या है? इंग्लिश वॉवल है। लेकिन अगर हम इसको प्रोनाउंसिएट करते हैं तो इसमें हमें व्यंजन मिलता है हिंदी का। और आर्टिकल केवल और केवल, ध्यान से सुनना मेरी ये लाइन, अगर चाहो तो लिख भी लो। आर्टिकल केवल और केवल हिंदी के स्वर व्यंजन से भरे जाते हैं। इसमें अंग्रेजी के स्वर व्यंजन का कोई रोल नहीं होता। आपके लेवल के लिए बता रहा हूं, होता है, वो उसके साउंड्स होते हैं, 44 साउंड्स होते हैं, उसके अनुसार होता है। लेकिन आपको केवल ये उच्चारण करके ही भरना है। जैसे यूरोपियन एक बहुत कॉमन वर्ड है, ये हमेशा मैंने देखा है कि 10वीं में आता है यूरोपियन। अब यूरोपियन की अगर आप स्पेलिंग लिखें तो आप में EUROPEAN। अब आप किसी से पूछेंगे, हाँ बताओ यूरोपियन में जो ई है ये क्या है? तो बिल्कुल नेचुरल बच्चा बताएगा, छात्र कहेगा ये तो सब स्वर है, क्योंकि ए ई आई यू स्वर होते हैं। वो सही कह रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब इसको बोलकर बताओ, तो जब वो बोलकर बताएगा तो कहेगा ये यूरोपियन है ना। अब बताओ इसमें क्या है? तो हिंदी के आधार पर यूरोपियन वर्ड में क्या है? व्यंजन। तो फिर हमें इसमें क्या लगाना होगा? ए। व्यंजन के पहले क्या लगाना होगा? ए। और स्वर के पहले क्या लगाना होगा? एन। तो 10वीं लेवल पर द आर्टिकल बहुत कम आता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि द को पढ़ना नहीं है। आप सुनिए, अगर आप पिछले 5 साल के 5 खाली स्थान आर्टिकल के देखेंगे ना, तो आपको सबसे ज्यादा ए और एन ही मिलेंगे। द आर्टिकल को अपने रूल के बेसिस पे आप समझिए, जहाँ फेमस रिवर्स है, न्यूज़पेपर्स है, माउंटेन्स है, ये सारी चीजें हैं, तो हम वहां पर द लगा दें। तो ये, हाँ, एक शब्द आया, अंजू सिंह लिखे ऑनेस्टली। अंजू सिंह जी, ऑनेस्टली जो है, ठीक, इसमें साइलेंट वर्ड का इश्यू। क्लियर है? देखिए, 3 शब्दों को छात्रों को जरूर लिखना चाहिए। अगर आपके पास पेन कागज है तो लिख लीजिए। एक शब्द है ऑनेस्ट, HONEST। दूसरा शब्द है HOUR आवर। और तीसरा शब्द है HONOUR ऑन। ये तीनों शब्द आप लिख लीजिए। ये आगे तक की कॉम्पिटिटिव इंग्लिश तक में ये तीनों शब्दों को रखा जाता है। एक और शब्द है एयर, HEIR, ठीक, लेकिन ये बहुत ऊंचे लेवल का हो जाता है। इन तीनों शब्दों में क्या है? इसमें पहला जो अक्षर है एच, वो नहीं पढ़ा जाता है, उसको साइलेंट रखते हैं। तो जब हम HONEST पढ़ते हैं तो इसको पढ़ते हैं ऑनेस्ट। और HOUR को हावर नहीं पढ़ते, हम पढ़ते हैं अवर। और HONOUR को हॉनर ना पढ़ के हम यहाँ पर ऑनर पढ़ते हैं। शिवांश स्वराज लिख रहे हैं, सर लिटरेचर के जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं उन्हें कैसे रिवाइज करें? बिल्कुल, रिवाइज करने की सबसे अच्छी बात है टू राइट अगेन एंड अगेन। इफ यू राइट द आंसर अगेन एंड अगेन, इट गोज इनटू योर माइंड। ठीक, अगर आपको रात में नींद में भी उठाकर पूछा जाता है ना, और अगर किसी चीज का रिवीजन आपने लिखकर किया है ना, तो आप निश्चित रूप से उसको रात में नींद में भी वैसा ही बता सकते हैं। और अगर आप याद करते करते सो गए और लिखकर नहीं देखे, तो इसमें क्या होगा कि आप कहीं ना कहीं उसको गलत कर रहे हैं। तो आप लॉन्ग आंसर के जो क्वेश्चंस हैं उनको पहले क्या करिए कि विभक्त कर लीजिए। मान लीजिए कोई लॉन्ग आंसर है तो उसमें 6 या 8 सेंटेंसेस होंगे। आपको बता दें, लॉन्ग आंसर दिखने में बड़ा लगता है, लेकिन जब याद करेंगे तो छोटा होगा। कैसे? आप उस लॉन्ग आंसर में ठीक फुल स्टॉप ले लीजिए। मान लीजिए कोई आंसर है, लॉन्ग आंसर है आपके पास, अब उसमें 6 फुल स्टॉप है, तो 6 बातें कही गई उसमें, हर एक बात को एक एक करके याद कर लीजिए। जब ये याद हो जाए तो आप एक एक बात याद हो जाए तो एक याद हो गई, 2 याद हो गई। जैसे अपन छोटी क्लास में पढ़ते थे ना गाय गले में, ठीक, काउ हैज 4 लेग, काउ हैज 1 टेल। ठीक, तो ऐसे ही समझ लीजिए, लॉन्ग आंसर जब कठिन लगने लगे तो उसको तोड़ लीजिए। अब जब आपको ये 6 सेंटेंस अलग याद हो जाए, कुछ नहीं, नंबर अलग कर दीजिए, एक के बाद एक लिखते जाइए, अपने आप एक बड़ा आंसर तैयार हो जाएगा। ऐसे उसका रिवीजन करिए। लिटरेचर में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं कैरेक्टर्स, थीम। आपको हर प्रोज की एक थीम और उसके कैरेक्टर्स मालूम होने चाहिए, तो आपको शायद आंसर याद करने की ज्यादा जरूरत भी ना पड़े।
ठीक है, और आप आसानी से उस आंसर्स को लिख सकते हैं। अंजू सिंह पूछ रहे हैं, सर प्लीज शेयर सम कॉमन लाइंस अबाउट पिक्चर राइटिंग। वेरी गुड, देयर इज अ क्वेश्चन इन योर क्वेश्चन पेपर, द क्वेश्चन नंबर इज 6 in your question paper. Question number 6 is related with the picture guided composition. It is called picture guided composition or picture writing. Okay, पिक्चर राइटिंग में क्या करना है, आप पिछले 4 या 5 साल की पिक्चर राइटिंग को अगर देखेंगे तो कुछ पिक्चर राइटिंग एक्टिविटी को लेकर आई है, तो कुछ पिक्चर राइटिंग संदेश देने के लिए आई है। जैसे अगर आप पिछले साल का पेपर उठाकर देखेंगे तो पिक्चर आई थी, ठीक, गुड हेल्थ। ठीक, एक बार कोरोना पर भी उसमें दिया गया था कि कोरोना के समय पर हम कौन कौन से प्रिकॉशंस रखते हैं। तो पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन में आपको सबसे पहले क्या करना है, ठीक उस पिक्चर को पहली बात देख लेनी, और आपकी कॉपी का आंसर सीट का जो लास्ट पेज होता है वो रफ पेज कहलाता है, एकदम से नहीं लिखना होता। आपको कोई भी स्पेलिंग कठिन लगे, आपको ऐसा लगे कि भाई ये चीज गलत हो जाएगी, आप हर विषय में जो आपकी आंसर सीट होती है, आंसर सीट का जो लास्ट पेज होता है उसे रफ पेज ही माना जाता है ना। ऐसा नहीं कि आप लिख दो तो उसको रफ मान लिया जाएगा, जब आप उसको यूज करेंगे तो आप रफ पेज की यूज नहीं करें, और वहां पर पिक्चर राइटिंग को लेकर के पहले समझकर लिखिए कि इसमें दिख क्या रहा है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे कि अभी 6 मंथली एग्जाम आपने दिया है, इसमें एक पिक्चर आई है जिसमें बहुत सारे लोग साफ सफाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो पिक्चर को आप समझिए, अज्यूम करिए उसको कि उसमें दिया क्या जा रहा है, उसकी थीम क्या है। अब एक एक दो दो, 1 2 3 4 करके ऐसे नंबर डालिए, 6 या 7 लाइन आपको लिखना ही है पिक्चर डायग्राम। अब ये 7 लाइनें आपको इसी पिक्चर से संबंधित लिखनी है, और बाकी आपको जो है 2 या 3 लाइन पिक्चर के भाव को समझकर लिखनी है। अब हम दुबे जी हमारे पिक्चर राइटिंग के संबंध में कुछ बताएंगे। सर की बात पे थोड़ा सा ऐड करते हुए मैं दोनों बातों पे कहूंगा। एक जो शिवांश का कमेंट था कि सर लिटरेचर के जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं उन्हें हम रिवाइज कैसे करें, तो एक आइडिया हमने आपको दिया कि लॉन्ग क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं, हम उसको पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, और डिवाइड करने के बाद हम उन्हें क्या करें, उसे पार्ट्स में याद करें और बाद में पूरा लिख कर देखें। ठीक, सर की बात पे थोड़ा सा ऐड करते हुए मैं ये बताऊंगा कि कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे वो शॉर्ट हो चाहे लॉन्ग हो, हमें एक पिक्चर एसोसिएट करके मेमोराइज करने की कोशिश करनी चाहिए। होता क्या है, हम पिक्चर्स ज्यादा याद रखते हैं, एक स्टोरी लाइन जैसा याद रखते हैं। अगर आप एक थीम, एक सीक्वेंस बनाते, एक कहानी जैसा बना लेते हैं किसी चीज के लिए, तो आपको हमेशा वो दिमाग में बैठी रहेगी। जैसे आप याद कीजिए, आपने बहुत पहले देखी हुई कोई पिक्चर, उसकी कहानी अभी भी आपको याद होगी, पर आपने आज क्या पढ़ा सुबह वो आप शाम को भूल गए, क्योंकि आपने उसको किसी मेमोराइजिंग टेक्निक से एसोसिएट नहीं किया। तो आप पिक्चराइज करना चालू कीजिए, पहले एक स्टोरी लाइन डेवलप कीजिए, और वो अपनी खुद की होती है। खुद की मतलब पर्सनल होती है, व्यक्ति अपनी खुद की एक क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड स्टोरी लाइन डेवलप। तो ये जो आप डेवलप करना शुरू कर देंगे शब्दों के साथ, जब आप सेंटेंसेस के साथ, और उसे उस सीक्वेंस में रखना शुरू करेंगे, तो आपको उसका लाभ मिलना चालू। जहां तक पिक्चर कॉम्पोजिशन की बात है, तो सर की बात को आगे बढ़ाते हुए, यहाँ जो पिक्चर अभी आपके इस क्वेश्चन पेपर में आई थी, तो ये क्लिनलीनेस एसोसिएटेड थी। इसके पहले अलग अलग तरह की पिक्चर्स आई हैं, और उनमें जैसे हेल्थ रिलेटेड थी, जैसे डेली रूटीन रिलेटेड पिक्चर्स थी। तो पहले वाली पिक्चर्स में पहले से ही सेंटेंसेस थे। अब इस बार जो पिक्चर है, इसमें आपको पिक्चर्स हैं और उनसे आपको क्रिएट करना है। तो जैसे स्वच्छता अभियान की बात है, क्लीनलीनेस ड्राइव जिसे हम कहते हैं, एक कोई हर पिक्चर को लेके एक कोई कॉमन लाइन नहीं हो सकती है ना, क्योंकि पिक्चर अलग से आता है, इंडिविजुअल आता है, और हर पिक्चर की अपनी एक स्टोरी लाइन होती है। इसीलिए हम हर पिक्चर को लेके कुछ कॉमन लाइन्स तो नहीं क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन
उसको उससे लाइंस कैसे निकालनी है ये थोड़ा सा आप प्रयास कर सकते हैं। जैसे यहाँ क्या चल रहा है, सफाई चल रही है, सफाई को हम क्या कहते हैं, क्लेanलीनेस। तो हमारा टॉपिक क्या आ जाएगा, क्लेanलीनेस ड्राइव आ जाएगा। ये आपने खूब पढ़ा होगा पोस्टर्स वगैरह में, वहां से आप शब्द लेना शुरू कीजिए। इस तरह के पोस्टर्स आपने खूब देखे होंगे, तो इनको आप अपने दिमाग में बिठाना शुरू कीजिए। इंफॉर्मेशन आपके चारों तरफ रहती है, सिर्फ हमें उनको यूज करना आना चाहिए। फिर यहाँ डस्टबिन भी है, यहाँ लोग भी हैं। लोगों ने क्या पहने हुए हैं, कोई ग्लव भी पहने हुए हैं। लोग क्या कर रहे हैं, कुछ लोग झाड़ू लगा रहे हैं, कुछ लोग दीवार साफ कर रहे हैं। ठीक, ये सारी चीजें हमें एक एक सेंटेंस बनाकर उसमें लिख देनी है। फॉर एग्जाम्पल, कि जैसे पीपल हैव गैदर्ड फॉर क्लीनलीनेस ड्राइव, दे आर क्लीनिंग देयर लोकेलिटी, ओके, एंड दे आर कलेक्टिंग गार्बेज, पीपल आर स्वीपिंग, पीपल आर ऑल्सो वाइट वॉशिंग द वॉल। ठीक, और इस तरह से क्लीनलीनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज इट अवॉइड सेवरल डिसीजेस, एंड क्लीनलीनेस not only makes the locality look good but also gives positive vibe. तो इस तरह से आप सेंटेंसेस क्रिएट करके क्या कर सकते हैं, पैराग्राफ जो है वो बना सकते हैं। आशीष राय जी का कमेंट है, सर सिलेबस से द प्रपोजल लेसन हट गया है क्या? आशीष राय जी, ये अच्छा प्रश्न है आपका। यहाँ पर दो चैप्टर्स को लेकर कंफ्यूजन है। एक पोयम है एन ग्रेगरी, तो एन ग्रेगरी भी सिलेबस में है और प्रपोजल भी सिलेबस में। प्रपोजल जो लेसन है एंटोन चेखव का, इसके दो पार्ट्स हैं। पहला जो पार्ट है ये है इंट्रोडक्टरी पार्ट, कि रशियन मैरिजेस कैसी होती हैं, क्योंकि रशियन मैरिजेस से एसोसिएटेड कुछ जो वर्डिंग्स हैं वो आपकी एज ग्रुप के हिसाब से सही नहीं है, तो बोर्ड ने वो इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है उसे सिलेबस से अलग किया हुआ है। ठीक है, बाकी जो ड्रामा है, बाकी जो बचा हुआ प्रपोजल लेसन है वो पूरा उसमें है, तो आपको पढ़ना भी है, तो उससे क्वेश्चन आंसर्स जो है वो भी तैयार करने हैं। और एक बड़ा मजेदार ड्रामा है, आप जरूर उसको एंजॉय करेंगे। तो सिलेबस को लेकर के हम बार बार आपके ग्रुप में आपको सिलेबस के बारे में बताते रहते हैं। दिसंबर आ गया है और अगर हम ये पूछ रहे हैं कि प्रपोजल लेसन अगर हट गया है कि नहीं, ये हमारी कमी है। तो इसको हमें पहले से ही जान लेना चाहिए। और यहाँ राखी सोनी है, नमस्ते आपको। और मैं फिर एक बार कहूँगा सभी छात्रों से कि जैसे हमारे आशीष राय जी ने कमेंट करके पूछा है और भी लोगों ने कमेंट करके पूछा है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछने से आपको ठीक एक आइडिया मिलता है। यहाँ पर फिर एक बार हमारे पास एसआईआर से संबंधित कमेंट आ रहा है, तो मैं क्षमा चाहूंगा। हम इसके संबंध में आपको अलग से एसआईआर हमारी जो टीम है सर जी, वो आपको उसका उत्तर देगी। तो चलिए हम बताते हैं पिक्चर राइटिंग के लिए कॉमन लाइन क्या हो सकती है। कॉमन लाइन हो सकती है उन स्टूडेंट्स के लिए हो सकती है जो बिल्कुल भी कुछ नहीं लिख कर आते हैं, इस क्वेश्चन को खाली छोड़ आते हैं। तो कॉमन लाइन क्या होती है? कॉमन लाइन में क्या करना है कि आपको एक देयर इज और देयर आर, आज आप कल से ही आपको यदि टीचर्स मेरा लाइव देख रहे हैं तो वो भी सुनिए और जो स्टूडेंट्स है वो भी अच्छे से सुनिए। आपको एक ड्रिल चलानी है, देयर इज और देयर आर, है ना। अब आप कहेंगे देयर इज देयर आर क्या है, तो देयर के यूज के बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन आपको कॉमन लाइन बता रहे हैं कि देयर इज और देयर आर से आप स्थिति सूचक वाक्यों को बना सकते हैं, पोजिशनल सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे ये देखिए आपकी पिक्चर में पेड़ दिख रहे हैं, तो अब एक पेड़ है तो देयर इज ट्री आएगा, और अगर एक से ज्यादा दिख रहे हैं तो क्या आएगा, देयर आर ट्री इन द पिक्चर। इन द पिक्चर आपका कॉमन हो गया। अब आपको उसमें क्या दिख रहा है, लोग दिख रहे हैं, एक आध तो दिख नहीं रहा, बहुत सारे हैं, तो बताइए अब क्या लगेगा, देयर इज की देयर आर, देयर आर, तो देयर आर पर्संस और पीपल इन द पिक्चर। अब आप देख रहे हैं डस्टबिन भी दिख रही है, डस्टबिन भी एक से ज्यादा दिख रही है, तो आप क्या लिखेंगे, देयर आर डस्टबिन्स इन द पिक्चर। ये उन लोगों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए है जो इस क्वेश्चन में कुछ भी लिख कर नहीं आते, खाली छोड़कर आ जाते हैं। क्लियर? तो कम से कम हम पिक्चर राइटिंग में वो तो लिख सकते हैं जो हमें दिख रहा है। मान लीजिए एक नेचुरल सीनरी बनी है, उसमें सूर्य निकल रहा है, पहाड़ दिख रहा है, कुछ पक्षी उड़ रहे हैं। अब इसको अपन देयर इज और देयर आर से कैसे जोड़ेंगे? अपन लिखेंगे कि देयर इज अ सन इन द पिक्चर, देयर इज अ माउंटेन इन द पिक्चर। अब लेकिन पक्षी दिख रहे हैं, एक नहीं बहुत सारे, क्या लिख देंगे, देयर आर वर्ड्स इन द पिक्चर। उसी में एक नदी बह रही है, अब नदी एक है,
तो देयर इज रिवर इन द पिक्चर, आसानी से ये देयर इज और देयर आर के 2-4 वाक्य आप रोज बनाइए। जैसे मैं यहाँ बैठा, अब मैं मेरे सामने क्या माइक, तो मेरे सामने एक माइक है तो मैं कहूंगा देयर इज अ माइक, ठीक, देयर इज अ माइक इन द पिक्चर, मान लीजिए पिक्चर होती और मैं देयर इज अ टीचर इन द पिक्चर, देयर इज अ क्वेश्चन पेपर इन द पिक्चर, देयर इज अ पेन इन द हैंड ऑफ टीचर, या देयर इज अ पेन इन द पिक्चर, देयर इज अ टेलीफोन, है ना। लेकिन अब दो टीचर दिख रहे हैं तो देयर इज होगा कि देयर आर टीचर्स इन द पिक्चर, ये भी पिक्चर ही समझ लीजिए, क्लियर है। तो इस प्रकार से ये कॉमन लाइन हम उन बच्चों को लिखवा सकते हैं जिससे उन्हें 1 या 2 नंबर मिल सकते हैं। दूसरी बात, जब आप ये देयर इज और देयर आर लिख लेते हैं तो अब टीचर्स भी सुने मेरी बात को अच्छे से, जब आप ये लिख लेते हैं तो आप सबकी एक्टिविटी लिखना शुरू करिए। जैसे यहाँ पर जो लोग हैं, ये अभी सर ने बताया ना, क्या कर रहे हैं, ये सफाई कर रहे हैं, तो अपन लिखेंगे कि ये सफाई कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग डस्टबिन में कचरा डाल रहे हैं, ठीक है, तो सम पीपल या सम पर्सन्स या पर्सन्स आर थ्रोइंग गार्बेज, ठीक, इनटू द गार्बेज बिन या डस्टबिन, जो भी। कुछ बच्चे जो है, ठीक है, इसमें ठीक कुछ पेंटिंग कर रहे हैं यहाँ पर, तो अ पर्सन, एक व्यक्ति पेंटिंग कर रहा है, तो ये जो एक्टिविटी वाले सेंटेंस है ये वर्ब के आईएनजी फॉर्म से बनाते जाइए। जैसे सूर्य निकल रहा है, अपन ने लिखा देयर इज अ सन इन द पिक्चर, अब सूर्य क्या हो रहा है, निकल रहा है, तो द सन इज राइजिंग। अपन ने लिखा देयर आर बर्ड्स इन द पिक्चर, यानी पिक्चर में बर्ड्स हैं, अब बर्ड्स क्या कर रहे हैं, उड़ रहे हैं, फिर अपन अगली लाइन लिखेंगे द बर्ड्स आर फ्लाइंग। अब हमने लिखा देयर इज अ रिवर इन द पिक्चर, पिक्चर में एक नदी है, अब नदी क्या हो रही, बह रही है, तो लिखते हैं द रिवर इज, ठीक, फ्लोइंग, तो नदी में पानी बह रहा है, ऐसा कर देंगे। ट्रीज आर मूविंग, ऐसा करके इस क्वेश्चन से कुछ नंबर लिए जा सकते हैं। वरना ये क्वेश्चन थोड़ा सा, ये जो कंपोजिशन का क्वेश्चन है पिक्चर करेंगे, ये थोड़ा स्किल्ड है, इसमें आपको लैंग्वेज में अच्छी पकड़ रखनी पड़ेगी और पिक्चर के बारे में लिखना पड़ेगा। यहाँ हमारे पास महेंद्र जाटव जी पूछ रहे हैं, सर जी राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, कैसे लिखें। सेंट्रल आइडिया के लिए 2 लाइन कॉमन सभी लोग याद कर लीजिए। सेंट्रल आइडिया में सबसे पहले आपको पोएम की, ठीक है, क्या करनी है, तारीफ करनी है, तो आपको लिखना है दिस इज वेरी, सभी लोग लिख लीजिए, अपना पेन उठाइए, जल्दी से लिखिए, हमारा लाइव सेशन जो है, हमारा टाइम पूरा होने जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले सेंट्रल आइडिया में कविता की प्रशंसा करिए, लिखिए दिस इज वेरी ब्यूटीफुल एंड मेलोडियस पोएम, इन दिस पोएम द पोएट सेज। हर पोएट्री में, हर पोएम में कभी कुछ ना कुछ बताता ही है ना, तो आपको ठीक उसको वहां तक ले जाना, उस लाइन को, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर है, एंड मेलोडियस, मेलोडियस है जो कानों को सुनने में अच्छी लग रही है। अब अपन को नहीं पता कि अच्छी लग रही है, लेकिन ये कॉमन लाइन अपन को लिखना, उसकी प्रशंसा। दिस इज वेरी ब्यूटीफुल एंड मेलोडियस पोएम, इन दिस पोएम द पोएट, अगर आपको पोएट का नाम याद है तो आपको अच्छी बात है, नहीं तो डायरेक्ट लिख दीजिए इन दिस पोएम द पोएट सेज दैट, किसके बारे में बताता। अब पहली कविता हमारी 10th में कौन सी है सर, वो, हाँ फॉग है, तो हाँ डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो है फ़ारेनहाइट, तो बस सीधा लिखा दिस इज वेरी ब्यूटीफुल पोएम एंड इन दिस पोएम द पोएट सेज अबाउट डस्ट ऑफ स्नो, क्लियर, ऐसा लिखते हैं कॉमन है। और फिर आप जाकर के पोएम की जो भी उसकी विशेषता है वो लिख दीजिए। अंजू सिंह कह रही है कि यस सर फॉर प्रबल स्टूडेंट, यस आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रबल स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स those who are very weak in English language, so I am giving these tips and tricks and methods to write the answer. I have told you the way how to write the application. This is meant for only the Prabal students, but those students who are very able and very skilled and well versed, so you have told them the another way to write the answers. चंद्रभान कुशवाहा जी कह रहे हैं सर एप्लीकेशन कौन कौन सी आ सकती है, तो देखिए चंद्रभान जी एप्लीकेशन बहुत सारी आ सकती है, ऐसे कोई संभावित क्वेश्चन आंसर को हम बताने के लिए यहाँ नहीं है, मैंने 4 एप्लीकेशन बताई है जो संभावित है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप 4 पर ही जाए, आप एप्लीकेशन का फॉर्मेट सीख लीजिए, उसमें एसएलसी, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, बुक बैंक से बुक इशू करना और फीस कंसेशन वाली एप्लीकेशन पर ज्यादा आप जोर देंगे। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये एप्लीकेशन पिछले 5 वर्षों से पूछी जा रही है। अंजू सिंह जी ने लिखा दिस इज वेरी ब्यूटीफुल एंड मेलोडियस पोएम, इन दिस पोएम द पोएट सेज अबाउट डस्ट ऑफ स्नो एंड द पोएट इज वेरी गुड। ठीक इसी तरह का कमेंट बॉक्स में हमारे जो व्यूअर्स हैं वो बहुत एक्टिव हैं,
अनु सिंह जी शायद आप टीचर हैं, मैं ऐसा समझ पा रहा हूँ, और आप निश्चित रूप से हमारे बच्चों को बहुत अच्छे से बताइए और इसको और भी आगे बढ़ाइए। या सेंट्रल आइडिया का जो आपका क्वेश्चन था उसके ऊपर थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूंगा। जो भी पोयम है, पोयम का जैसे कोई भी पोयम है उसका टाइटल है, जैसे टाइगर इन द जू। अब टाइगर इन द जू तो सेंट्रल आइडिया के लिए आप उसके जो टॉपिक है उससे भी निकाल सकते हैं। जैसे सर ने डस्ट ऑफ स्नो का बताया, तो डस्ट ऑफ स्नो जो पोयम है तो उसमें क्या है, स्नो की डस्ट है ना, और स्नो की डस्ट के बारे में भी तो पोएट कुछ कह रहा है। वैसे ही अ टाइगर इन द जू, तो टाइगर किसको रिप्रेजेंट करता है, फ्रीडम को रिप्रेजेंट करता है ना। और वो कहाँ है, जू में। जू में टाइगर कहाँ रहता है, पिंजरे के अंदर रहता है। तो इस तरह से आप उस चीज को यहाँ पर प्रेजेंट कर सकते हैं कि द थीम और द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम tiger in the zoo is that animal like tiger which represents the freedom, he is encaged and is caged in the zoo. How he feels, how he is longing for freedom। ठीक है, ये जो शब्दावली है मेरी थोड़ी सी ज्यादा टफ आपको लग सकती है, पर आप उसको जैसे फ्रीडम जैसा शब्द आपको आसान लगेगा कि एक टाइगर फ्रीडम को लेकर कैसे स्ट्रगल कर रहा है, उसको क्या कर रही है वहां पर दर्शा रही है। तो साथ साथ एक हिंट और मैं देना चाहूंगा। जो पोयम का पोएट, पोयम के ऊपर पोएट का नाम, उसका पोएट का इंट्रोडक्शन होता है। आप इंट्रोडक्टरी पार्ट अगर पढ़ते हैं तो उसकी जो लास्ट लाइंस होती हैं उसमें आपको सेंट्रल आइडिया पोयम का जरूर मिल जाएगा। ये हर, अगर क्लास में हर पोयम के लिए आप यूज करना शुरू करते हैं तो आपको ये हमेशा काम में आएगा, यहाँ तक कि 12th और उसके बाद भी ये चीज वहां पर बहुत बेनिफिशियल रहेगी। एक जो बहुत कमेंट आया था, जैसे सर एप्लीकेशन कौन कौन सी आ सकती है, सर ने उसका जवाब दे दिया है। और साथ साथ सर ने भी इस चीज पर स्ट्रेस किया है कि फॉर्मेट पर जोर दीजिए। बच्चे गलती यही करते हैं कि फॉर्मेट की प्रैक्टिस नहीं करते। ठीक है, एप्लीकेशंस कौन कौन सी आनी है और कौन कौन सी नहीं, ये बात की बात है। आपसे अगर एप्लीकेशन लिखती बनने लगती है, आपको सही फॉर्मेट आता है, तो फिर आपकी समस्या हल हो जाती है, क्योंकि कोई भी एप्लीकेशन आए आप उससे बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। तो आप सभी इस सेशन में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, आप सभी ने, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू। तो सभी छात्रों से हम विदा लेते हैं। यहाँ चंद्रभान कुशवाहा जी का एक लास्ट कमेंट है, सर टू इज डायरेक्ट में दिक्कत आती है, उन्हें सरल तरीके से सॉल्व कैसे करें। बिल्कुल चंद्रभान जी, हम इस समस्या का सॉल्यूशन लेने की एक वीडियो हमारा सामर्थ्य चैनल है हमारे दमोह जिले का, जिस पर आपको उपयोगी वीडियो मिलेंगे, वहां से आप इसको आप पाएंगे। हम अगले बुधवार को फिर आपके बीच हाजिर होंगे अंग्रेजी विषय के फेसबुक लाइव को लेकर के। लेकिन मेरी छात्रों से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप सभी अपनी जो प्रॉब्लम्स है उन्हें जरूर लेकर के कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि हम एक अच्छा सॉल्यूशन आप तक दें। सभी छात्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।